जो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आदरणीय जस्टिस उमेश चंद्र जी माहेश्वरी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सम्माननीय उमेश चंद्र माहेश्वरी साहब से अनुरोध करूं। हम संपूर्ण विश्व का सुख चाहते हैं, संपूर्ण विश्व परिवार का सुख चाहते हैं और सब सुखी हों, स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। इसी भावना के साथ मैं आयोजकों को और यह मंच हैंडओवर करता हूं। वे संबंधित चिकित्सकों से हम सबको मार्गदर्शन दिलवाकर हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पंकज अटल टीम माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स की ओर से कि आपने इतने भव्य कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन किया। मैं आदरणीय पंकज अटल जी से अनुरोध करूं कि वे आज के इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों, क्या, किस सोच से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की टीम का गठन किया और पूरे प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया। पंकज अटल जी अपने इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। डॉक्टर पंकज अटल जी। सभी को जय श्री कृष्णा। कि कोई एक सोच होती है, उस सोच के कारण ही हम लोग किसी काम को करने की मेहनत करते हैं, जज्बा रखते हैं। और इस कड़ी में मेरे लिए प्रेरणास्पद रहे भाई योगेश जी मुंद्रा जो डॉक्टर साहब हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए अपने पूरी टीम का, पूरे समाज बंधुओं का सादर नमन करता हूं और इस भावना के साथ कि आने वाले समय में हम लोग इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आगे समाज की सेवा करते रहेंगे। और डॉक्टर्स जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनके माध्यम से हमारे एक भी समाज बंधु को, एक भी राष्ट्रीय बंधु को इस बीमारी से ग्रसित नहीं होने देंगे। अगर हो गए हैं तो उन्हें हर हाल में ठीक करने का और उन्हें सही करके घर पहुंचाने का माजदा रखते हैं और ये कोशिश करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी डॉक्टरों का शत नमन करता हूं, मेरे साथियों का नमन करता हूं। जय महेश, जय हिंद, जय भारत। हैं आपके लिए। मैं अगले डॉक्टर जो हमारे बीच में है अरिहंत अस्पताल से, आप पेडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर अमित बंग साहब। वे जो सवालात इकट्ठे हुए हैं, जो समस्याएं अभी तक हमारे पास संकलित हुई हैं, जिनका संकलन और उनका सार डॉक्टर योगेश मुंद्रा जी के द्वारा निकाल करके उन्हें पंक्तिबद्ध किया गया है, वो प्रश्न बनाए गए हैं, उनका आप जो है उत्तर देंगे। मैं पूरे मनोभाव से आपको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अमित बंग जी, आपका जय महेश, आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। डॉक्टर अमित बंग जी। नमस्कार, जय महेश जी सर। फर्स्ट वेव में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप इतना इन्वॉल्व नहीं है, बट सेकेंड वेव में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिक ग्रुप जो कि एज 0 से लेकर 18 ईयर्स तक जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप हम लोग काउंट करते हैं वो काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सर क्या रीजन है इसका कि सेकेंड वेव में पीडियाट्रिक एज ग्रुप क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? वॉइस मेरा क्लियर है? यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, सो एक रिक्वेस्ट थी मेरी, योगेश सर और अमित सर, जैसे कई सारे आपके जो इंग्लिश वर्ड है वो जैसे पेरिडिकल और ये जो शायद कई सारे लोग हम इसको हिंदी में बच्चों के डॉक्टर के रूप में कहें कि हम सामान्य वर्ड यूज करें मेडिकल टर्म। उससे क्या होगा कि सब लोग उस भावना को समझ पाएंगे। यस, करेक्ट। तो और हमारे बीच जो है डॉक्टर अमित सर जो है बच्चों के संदर्भ में बात करने आए हैं। तो बच्चों के बीमारी के संदर्भ में जितने भी प्रश्न है और जितने अभिभावक यहाँ बच्चों के संदर्भ में जानना चाहते हैं वो बहुत ध्यान लगा के सुने अमित सर को। धन्यवाद डॉक्टर योगेश। सही बात है बिल्कुल कि इस वेव में बच्चे काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, जो कि फर्स्ट वेव में हमको देखने को नहीं मिले थे। उसका एक रीजन तो ये है कि बड़े एडल्ट्स अफेक्ट हुए हैं, और जब एडल्ट्स अफेक्ट होते हैं, बड़े अफेक्ट होते हैं, तो बच्चों को एक सोर्स मिल गया घर के घर में। तो जितने घरों में क्योंकि जब बच्चे हमको दिखाने आते हैं हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, शायद हिस्ट्री मतलब कि उनसे पूरा समझते हैं कि बच्चे को, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंडेक्स केस ढूंढे कि बच्चे को इन्फेक्शन कहाँ से लगा। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो 90% मेरी समझ में यही आया कि जिस घर में बड़े इन्फेक्टेड हैं
उस घर में बच्चे भी डेफिनेटली इन्फेक्टेड हुए हैं। तो एक रीजन तो ये कि चूंकि एडल्ट्स में वेव बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज वेव था और सभी घरों में ऑलमोस्ट काफी घरों में जो है वो बड़े इन्फेक्टेड थे, तो इसलिए बच्चे भी उस संक्रमण में आ गए। दूसरा कारण ये भी है कि इस बार बच्चे भी थोड़े से बाहर निकलने लगे थे, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। साल भर से वो घर में थे, ज्यादा स्कूल उनके बंद है, लेकिन फिर भी कॉलोनी में दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मेलजोल बढ़ा, तो उसने भी बच्चों को अफेक्ट किया। सर कोविड-19 में बच्चों को होने वाले सिम्टम्स के बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? बिल्कुल। बेसिकली जैसे बड़ों में सेट सिम्टम्स होते हैं, मोस्टली बड़ों में जो है वो सर्दी, खांसी, बुखार, हमको मालूम है कि यदि ये सिम्टम्स है तो कोविड के लक्षण हैं। अनफॉर्चुनेटली बच्चों में ऐसा नहीं होता है। बच्चों में 60% बच्चों में यदि जो बीमारी है वो सर्दी, खांसी, बुखार से प्रेजेंट किया, तो मान के चले कि 30 से 40% बीमारी ने दूसरे सिम्टम से भी प्रेजेंट किया। बच्चे सिर्फ डायरिया से आए थे, लूज मोशन या वॉमिटिंग से आए थे, और जब हमने उनका कोविड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकले। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि फीवर नहीं था, डायरिया नहीं था, लूज मोशंस नहीं थे, लेकिन हाथ पैर दुखना, हेडेक होना, सिर्फ इतना था उनको, लेकिन उनका भी यदि जो कोविड टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। तो बच्चों में सिम्टम्स हम इसको बोलते हैं वेरिड होते हैं। वेरिड सिम्टम्स है मतलब कि आप ज्यादा जज नहीं कर सकते। हमको हमारे एंटीनास अप रखने पड़ते हैं, और कहीं भी हमको लगता है कि यदि कोई ऐसा सिम्टम है जो कोविड से कोरिलेट हो रहा है, जो कि 90% बच्चों में निकला, तो हमने कोविड टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मैंने पहले भी बोला कि हम सबसे पहले ट्रेस करते हैं यदि घर में इंडेक्स केस है, उसके बाद में बच्चे में कोई भी सिम्टम हो, स्किन में रेशेस काफी बच्चों को आए, यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं वो बड़े हुए मिले, तो इस तरह के किसी भी सिम्टम्स को हम जब यदि घर में इंडेक्स केस से कोई कोविड का मरीज है तो बच्चे किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 60% आज भी सर्दी, खांसी, बुखार से आते हैं, लेकिन बाकी 30-40% सभी तरह के सिम्टम्स से प्रेजेंट करते हैं और उनमें कोविड भी पॉजिटिव आया। सर अगर बच्चों को कोविड है तो बच्चों को कोविड से हम लोग क्या-क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि जो एडल्ट से डिफरेंट होता है? ऊपर बच्चों के कोविड और बड़ों के कोविड में मैं आपको बेसिकली एक बहुत बड़ा अंतर बताता हूँ, और ये इस चीज से बच्चों को ऊपर वाले ने काफी हद तक बचाया भी है। कोविड एक रिसेप्टर होता है, जहां हमारी विंड पाइप्स होती है, लंग्स होती है, उसमें एस रिसेप्टर्स नाम का एक रिसेप्टर होता है जिसपे वो एक्ट करता है, जिसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाता है। बच्चों में ये रिसेप्टर मौजूद नहीं होता, तो चूंकि बच्चों में रिसेप्टर मौजूद नहीं होता है, तो बच्चों में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, जैसा आपने बड़ों में देखा, अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर झवर का कि 3 दिन में जो है वो बड़ों में एकदम से लंग्स में जाता है, सीटी चेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस बच्चों में इतना सीवियर सिम्टम इस बार की वेव में भी नहीं दिखा। फिर भी 1000 में से मान के चले कि 100 में से 5 बच्चे ऐसे थे जिनके चेस्ट में फर्क पड़ा, लेकिन ये मोस्टली वो बच्चे थे जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी थी। कोमॉर्बिडिटी मतलब कि कोरोना अपने आप में जिसमें बीमारी थी, लेकिन साथ में यदि उनको शुगर का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने काफी बच्चे जिनको ओबीज देखा, उनके सीटी में चेंजेस देखे। तो ओबेसिटी बच्चे में यदि मोटापा है तो कहीं ना कहीं कोविड ने उसको ज्यादा अपनी गिरफ्त में लिया है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको तकलीफ ज्यादा होती है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, चूंकि सिम्टम्स ज्यादा नहीं थे, बड़ों में जैसे सेट प्रोटोकॉल अब आप सब जानते हो, जो लोग ये वेबिनार सुन रहे हैं, कुछ दवाइयों के नाम एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, शायद हर आदमी इन दवाइयों के नाम जानता है, लेकिन हमने बच्चों में इसमें से किसी भी दवाई का यूज नहीं किया है। इस पूरे कोविड काल में मैंने कम से कम 500-600 बच्चे देखे और सबको सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ की दवाई लिखी, जरूरत पड़ने पे पैरासिटामोल, विटामिन सी, और बच्चे 90% बच्चे उससे रिकवर हो जाते हैं। 10% बच्चों को ऑफ कोर्स आगे का ट्रीटमेंट लगता है। इंपॉर्टेंट होता है बच्चों में मॉनिटरिंग। हम पेरेंट्स को बता के भिजवाते हैं कि आप बच्चे में ये सिम्टम्स का ध्यान रखें। यदि फीवर नहीं टूटता है, सांस तेज चलने लगती है जितना अभी है, बच्चा इनएक्टिव हो जाता है। अभी तो आपका बच्चा एक्टिव है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि समय के साथ में बच्चे की एक्टिविटी कम हो रही है, तो डेफिनेटली ये वो इंडिकेशन है जिसपे कि आपको वापस दोबारा डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है। और इस केस में हम बच्चों का ट्रीटमेंट बढ़ाते हैं, नहीं तो मोस्टली बच्चे जो है वो एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट हुए, ऊपर वाले की दया से सब अच्छे। सर अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है और बच्चा 1 ईयर से कम एज का है,
तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं? 6 मंथ आइडियली हम लोग मानते हैं, बट कुछ लोग 1 ईयर तक भी करवाते हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है? हम 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसका मतलब ये होता है कि माँ के दूध के सिवा कुछ नहीं देना, और उसके बाद भी हम रिकमेंड करते हैं कि माँ का दूध 1.5 से 2 साल तक बच्चे को मिलना चाहिए, इसमें काफी न्यूट्रिशन होता है। इस पूरे कोविड टाइम में हमने एक भी मदर को ये नहीं बोला कि आप बच्चे को दूध नहीं पिलाएं, सिर्फ हमने सावधानी बताई, यदि बच्चा पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, या इसका रिवर्स मान लें कि मदर पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है, दोनों केस में मदर बच्चे को, माँ जो है वो बच्चे को फीड करा सकती है। जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करे, ब्रेस्ट क्लीन करे, उसके बाद में जो है माँ का दूध आराम से पिला सकते हैं। माँ का दूध हम अमृत बोलते हैं, डेफिनेटली अमृत है। जब हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इतनी सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो जो नेचुरल इम्यूनिटी बच्चों को मिल रही है माँ का दूध, हम उससे बच्चे को दूर नहीं करना चाहते, और उसका बच्चों को बहुत फायदा। सर, जो बच्चे बहुत कम उम्र के हैं, जो बोल नहीं सकते, जो समझा नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट बच्चे को कब हम लोगों को हॉस्पिटलाइज करवाना है, कब हॉस्पिटल में एडमिशन की रिक्वायरमेंट है? ऐसे क्या सिम्टम, ऐसे क्या लक्षण देखने चाहिए जो ऐसा लगे कि हाँ, बच्चे को हॉस्पिटलाइज करवाना की अब जरूरत हो गई है? सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो बच्चा जो बोलता नहीं है लेकिन हर माँ बाप उसको समझता है, वो बच्चे की एक्टिविटी। यदि बच्चा बीमार है, बुखार है, लेकिन एक्टिव है, खाना पीना ठीक है, बीच बीच में बुखार, जब बुखार आता है तब बच्चा जरूर थोड़ा सा डल होता है, लेकिन उसके इंटरफेब्राइल पीरियड बोलते हैं, मतलब 2 फीवर के बीच में यदि बच्चे का एक्टिविटी नॉर्मल है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे लक्षण है। पर आपको यदि लगता हो कि समय के साथ में बच्चे की एक्टिविटी कम हो रही है, उसका डाइट कम हो रहा है, बच्चा पानी कम पी रहा है, सुस्त हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन तो बात की प्रक्रिया है, लेकिन ये वो स्थिति है जिसमें आपको तुरंत बच्चों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर, मीडिया में काफी आ रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि उसमें बच्चे काफी इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उन बच्चों को कैसे प्रिकॉशनरी, हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसमें उन्हें इस संक्रमण से बचाया जा सके? थोड़ा सा बात पहले तीसरी लहर पे करेंगे, जिसका कोई, जो कि बेसिकली स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन मतलब एक मीडिया की सोच है जिसके पीछे शायद कोई बहुत आधार नहीं है, फिर भी हमको हमारी तैयारी रखना है तीसरी लहर की भी। और मैं तो कहता हूँ शायद थर्ड वेव के बाद में फोर्थ फिफ्थ वेव भी आ सकती है, क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब जाता है, स्पेनिश फ्लू जब हुआ था तब वो 5 से 6 माइक्रोवेव्स आई थी, उसके बाद में धीरे धीरे खत्म हुआ था। हर लहर में हमारा जो बीमारी से लड़ने का साधन है वो सिर्फ 3 है: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और अब तीसरा जो साधन एड ऑन हुआ है, वैक्सीनेशन। मास्क का यूज आप लोग सब समझते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आप सबको मालूम है, लेकिन यदि आपने सबने जो एलिजिबल बड़े हैं घर के, यदि सबने वैक्सीनेशन करवाया, तो डेफिनेटली बच्चों में अगले अपन उसको थर्ड वेव मान लें, तो उस वेव में बच्चों के इन्फेक्ट होने की संभावना कम हो जाएगी। तो जो बच्चे का जो बचाव है वो आज भी आप लोगों के हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप बच्चों को जो है, आप जो फर्स्ट वेव में हुआ, सेकेंड वेव में हुआ, थर्ड वेव में भी हम यही बोलेंगे कि पेरेंट्स यदि मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग यूज करें। बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, यदि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा बाहर का इन्फेक्शन लेके आए, वही इन्फेक्शन लेके आएगा जो आप लोगों से बच्चे को लगा है। तो बचाव है, चाहे थर्ड लहर हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो। और साथ में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैक्सीनेशन लगवाइए। यदि वैक्सीनेशन टाइम से होता है तो वायरस अपने आप दम तोड़ देगा। डॉक्टर योगेश। जी सर, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या भविष्य में कोविड के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो पाएगा? पूरी संभावना है। इनफैक्ट ट्रायल्स की जो अभी तक 16 इयर्स प्लस में यूएस में लग रहा है, हमारे यहाँ 18 इयर्स प्लस में लग रहा है। 2 to 18 इयर्स के बच्चों को जो है वो ट्रायल्स, कंपनियों को ट्रायल्स की अनुमति दे दी गई है। और डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी सरकार इस पे स्टेप्स लेगी, जैसे बड़ों के लिए उन्होंने इमरजेंसी में किया, कहीं ना कहीं बच्चों में भी अगले संभावना है कि हम 3-4 महीने में गुड न्यूज सुने कि बच्चों के लिए भी जो है वो वैक्सीनेशन अब जो है वो अवेलेबल।
सर क्या आप अपनी साइड से कुछ जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं उनको अपनी साइड से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? क्या स्पेशल प्रिकॉशंस रखें वो इस कोविड टाइम में अपने बच्चों के लिए? क्या स्पेशल उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दें या किस तरह से उनके लिए देख रेख करें? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है और सबके मन में है सबसे बड़ी बात कि हम बच्चों के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और इसको हम दूसरे संदर्भ में समझे तो बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली शायद उसको दूसरे इसी सवाल को रिफ्रेम करें तो बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब बच्चे हों या बड़े हों, किसी की भी इम्यूनिटी के 4 पिलर होते हैं, हमको उस चीज को ध्यान रखना है। पहला पिलर होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट। हमको डाइट में से कुछ कम नहीं करना है, कुछ एड ऑन नहीं करना है, लेकिन हमारा आहार ऐसा हो जो कि बैलेंस्ड हो, जिसमें सारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मिले। ये तब संभव है कि जब हम बाहर का खाना खाने की बजाय घर के खाने को प्रेफरेंस देंगे। मैं मानता हूं कि घर में बना हुआ खाना हमेशा बैलेंस डाइट होता है, इसलिए बैलेंस डाइट के बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। दूसरा प्रॉपर स्लीप। बहुत ज्यादा जो मैंने देखा है स्पेशली 6-7 साल के बच्चे और एडोलेसेंस एज ग्रुप के बच्चे जो है वो सोते नहीं है टाइम से। मोबाइल में पेरेंट्स की भी आदत है, बच्चों की भी आदत है कि वो मोबाइल पे अपना वक्त, उनका जो है वो रात का वक्त, शुरुआती रात का वक्त मोबाइल पे निकलता है। लेकिन स्लीप से जितना इम्यूनिटी बढ़ता है शायद आपके किसी दूसरे मल्टीविटामिन, किसी न्यूट्रिएंट से नहीं बढ़ेगा। तीसरा जो होता है इम्यूनिटी का आधार, वो होता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि बच्चों को 45 मिनट के लिए फिजिकली एक्टिव रखें। अभी कोविड टाइम में बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये काम आप घर पे बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन हो गया, स्लीप हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, और चौथा जो आधार होता है वो हाइड्रेशन। पानी पीने पे हमारा ध्यान नहीं रहता, या बच्चा कम पीता है लेकिन हम उतना ध्यान नहीं रखते उसके पानी पे, क्योंकि मैंने देखा मोस्टली पेरेंट्स बच्चे के खाने के पीछे तो बहुत पड़े रहते हैं, पर 24 घंटे में वो कितना पानी पीता है उसको ट्रैक नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप इन 4 चीजों को बैलेंस्ड करना सीख गए तो आई कैन एश्योर यू आप ये बच्चे के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। टॉनिक या मल्टीविटामिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम ज्यादा लिख देते हैं, लेकिन यदि इस मंथ से जहां सब सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ कि इन 4 चीजों पे ध्यान दें, बच्चे भी और बड़े भी। और ये तब होगा जब आप अपने लिए ध्यान दोगे। आप बच्चों को बोलोगे तो बच्चे नहीं है, पर जब वो घर पे देखेंगे कि घर का जो खान पान है वो आदर्श है, घर में पेरेंट्स टाइम से पूरा नींद लेते हैं, घर का जो है वो आप लोगों का पानी का स्टेटस, और आप लोग यदि फिजिकल एक्टिव हो तो बच्चों में ये सब चीजें अपने आप आएगी। उसके बाद में कोरोना आए या उसके बाद में कोई दूसरी महामारी आए, हम लोग डेफिनेटली हमारे बच्चों को चीजों से बाहर निकालें। सर कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चों में कोविड का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है, बट उनका आरटीपीसीआर करवा रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका क्या रीजन है? ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं। कोविड में हम शुरू से जानते हैं कि 80% केस में सिम्टम्स नहीं आते, पर आरटीपीसीआर पॉजिटिव इसलिए आ सकता है क्योंकि घर में कोई बड़ों को सिम्टम्स हो, और उसको ट्रेस करने के लिए मोस्टली यही होता है ट्रेंड कि यदि किसी एक को निकलता है तो अब सब अवेयर हो गए हैं, सब पूरी फैमिली का तुरंत आरटीपीसीआर कराते हैं। तो यदि किसी एक का निकला है तो बच्चे में संभावना है, जबकि बच्चा हंस खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, ऐसे बच्चों में हम कुछ नहीं करते। लेकिन हम एक चीज जरूर करते हैं, जो बच्चे विदाउट सिम्टम्स आरटीपीसीआर जिनका पॉजिटिव आता है, हम उनके पेरेंट्स को सिर्फ ये बोलते हैं कि इनको बुजुर्ग लोगों से दूर करते हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस कोविड महामारी में 60+ लोगों को बचाना है, जो कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली की तो है ही, पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बच्चों को उन बुजुर्ग से दूर कर दें ताकि बच्चे अपना इन्फेक्शन उनको स्प्रेड नहीं करें। हम बच्चों को सुपर स्प्रेडर्स बोलते हैं या हेल्दी स्प्रेडर्स बोलते हैं, वो खेलते रहते हैं लेकिन वो वायरस सिक्रीट करते रहते हैं। तो और घर में बच्चों का अटैचमेंट सबसे ज्यादा जो होता है वो दादा दादी, नाना नानी से होता है। पर कोविड टाइम ऐसा है, यदि बच्चे में जरा सा भी सिम्टम दिख रहा है या बच्चे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, तो बेहतर ये है कि हम बच्चों को बड़ों से दूर। सर तो ऐसी कंडीशन में क्या मदर को बच्चे के साथ रखना चाहिए? बिल्कुल, मदर, फादर जो है और बच्चा, ये 3 एक यूनिट है, और इनको हम कभी अलग नहीं करते। हम इसलिए अलग नहीं करते क्योंकि पहली बात, ये जो यूनिट है मदर, फादर और बच्चे, हम मान के चलते हैं कि ये यूनिट हद से हद भी होगा तो 40 ईयर्स से छोटी है, या मैक्स टू मैक्स भी गए तो 45 ईयर्स से छोटी है। उसके बाद में बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो 40 साल के नीचे यदि बच्चे से पेरेंट्स को कुछ इन्फेक्शन लगता भी है तो वो उनको उतना तकलीफ नहीं देगा। प्लस माँ और बच्चे को अलग करने का कोई सेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा
बड़े बुजुर्ग को अलग करने का सिर्फ एक ही चीज है कि उनको हमको इन्फेक्शन से बचाना है। लेकिन यदि मदर फादर को बच्चे का इन्फेक्शन लगता भी है तो हम ये मान के चलते हैं कि यंग है वो, अपनी इम्यूनिटी से उसको जो है वो बाहर आ जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स से बच्चे को अलग नहीं करना है, लेकिन बच्चे को डेफिनेटली दादा दादी से कुछ समय के लिए 10 दिन के लिए जो है वो आप अलग कर दीजिए, यदि घर में बच्चे में कोई सिम्टम। सर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप अपने सभी समाज बंधुओं को देना चाहते हैं जो कि मैं क्वेश्चन में कवर ना कर पाया हूँ? बहुत सारे बच्चे स्पेशली इस कोविड टाइम में, और अभी स्ट्रीम पे आप लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत सारे बच्चे जो है वो जब पेरेंट्स घर में खुद स्टीम लेते हैं तो बच्चों को भी स्टीम देने की कोशिश करते हैं। आप लोग जब स्टीम लेते हैं तो आप सावधानी रख लेते हैं। बच्चे को जब आप स्टीम देते हैं तो ये उसके लिए एक स्ट्रगल होता है, वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। बच्चा कोशिश करता है कि मुझे स्टीम ना मिले, और उसमें कई बार बच्चे, अभी मान के चलें पिछले 1 महीने में कम से कम 5 बच्चे ऐसे आए जो कि स्टीम के कारण जल गए थे। तो और स्टीम इनहेलेशन अपने आप में बहुत तकलीफदायी होता है। यदि उसके कारण बच्चे को बर्न हो जाए तो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि आप बच्चे में स्टीम या काढ़े का कोई रोल नहीं है। आप बच्चों को लेकर पैनिक होइए, उनको स्टीम देने या काढ़ा देने की जरूरत नहीं है यदि वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। यदि आराम से ले रहा है, बड़ा बच्चा है, 10 साल के ऊपर का बच्चा है, आराम से ले रहा है, मेरी तरफ से मना नहीं है। लेकिन यदि नहीं भी लेता है तो हम परेशान होकर उनको ये सब चीजें नहीं करना है, क्योंकि उसमें बच्चे का फायदे से ज्यादा नुकसान होने की संभावना। दूसरी चीज एक और जो मैं बात करना चाहूंगा, मैंने काफी घरों में ट्रेंड देखा है कि यदि घर में कोई एक कोविड पॉजिटिव आता है तो तुरंत बच्चे को मामा, चाचा या नाना के बाहर भिजवा देते हैं। अब आप इसमें क्या गलती कर रहे हो? इसमें आप ये गलती कर रहे हैं कि आपका घर तो इन्फेक्टेड था, आपके घर में वायरस घूम रहा है, ये बच्चा संभव है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो। जैसे अभी डॉक्टर योगेश ने इसके पहले बात की थी, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर मतलब उसके अंदर बीमारी है लेकिन वो उसको जो है उसमें कोई सिम्टम नहीं है। अब आपने इस बच्चे को ये मान के भिजवा दिया किसी दूसरे घर में कि इसको तो कोई सिम्टम नहीं है, ये स्वस्थ है, लेकिन इस बच्चे ने दूसरे घर में जाके वहां पे जो है उनको, वहां के बुजुर्ग को इन्फेक्ट कर दिया। बच्चे में तो वहां भी सिम्टम नहीं आया लेकिन बड़े बुजुर्गों में सिम्टम आ गया। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि यदि आपके घर में कोविड पॉजिटिव है बड़े, तो आप उस घर के बच्चों को बाहर मत भिजवाइए, आप अपने साथ ही रखिए। आप डेफिनेटली बाहर आएंगे, बच्चा जो है वो दूसरों को इन्फेक्ट करने की संभावना से हमको वो बचाना है। थैंक यू अमित सर। थैंक यू। मैं मैं सब लोगों को, अभी भी ऑडिबल हूँ? जी यस सर, यू आर Audible है। ऑडिबल। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू नोट दूंगा माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स का, और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बीमारी से तो डॉक्टर लड़ लेता है, लेकिन महामारी से लड़ने के लिए हमको पूरे समाज की जरूरत पड़ती है। और इस पूरे कोविड काल में इस माहेश्वरी समाज ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित बंग साहब का